पर तुम वहां मायके जाके बैठी हो। अब तो आ जाओ। क्या अब भी तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? मोहित, मेरा गुस्सा तो उसी दिन ठंडा हो गया था, लेकिन जब मैंने मम्मी पापा को सब बताया तो उन्होंने मुझे समझाया। जो लड़का मुझे समझने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा, भला मैं उसके साथ क्यों रहूं? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमको समझने में कहाँ गलती कर दी? शादी के बाद से ही तुमको हर हफ्ते घूमना चाहिए था। मैंने वो भी किया। तुमको घर में मॉडर्न ड्रेस पहनकर रहना था। माँ बाबूजी से लड़कर मैंने तुमको वो भी करने दिया ना। और जो भी चीज तुमको पसंद होती थी मैं तुमको लाकर भी देता था। इसके बावजूद भी तुम ये कह रही हो कि मैंने तुमको समझने की कोशिश नहीं की। तो क्या हुआ? कोई एहसान नहीं किया मुझ पे तुमने? बीवी हूँ तुम्हारी। तो फिर क्यों वहां बैठी हो? बीवी हो तो मेरे साथ आकर रहो। क्योंकि मैं ये समझ चुकी हूँ कि मेरे माँ बाप तुम्हारे बारे में सही थे, तुम मेरे लायक थे ही नहीं। अब रहो चुपचाप वहाँ आराम से। जब मुझे तलाक देना हो तो बता देना, वरना मेरे वहाँ आने की उम्मीद तो तुम छोड़ ही दो। ये कहकर अवंतिका ने कॉल कट कर दी। मोहित एक पल को बिल्कुल सन्न रह गया। उसको वो सभी बातें याद आ रही थी जो शादी से पहले अवंतिका उससे कहा करती थी। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने मोबाइल जमीन पर पटक दिया और गुस्से को चीरती हुई एक चीख उसके कंठ से निकली। उसी समय मोहित के सर पर कोई आकृति मंडरा रही थी। बिल्कुल सही किया बिटिया, इसी तरह इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तू हमारी बात मानकर इससे शादी नहीं करती ना, तो आज तुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सुनकर अवंतिका चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। चलो मैं भी सोने जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है जी। अवंतिका के पिता चारपाई लेकर छत पर पहुंचे। वाह, शादी से पहले मेरी बेटी ने इस मोहित के चक्कर में मेरी बहुत बेइज्जती करवाई थी। अब इससे अपने सारे बदले ले लूंगा। तभी उसे आसमान में कुछ उड़ता हुआ नजर आया। ये क्या है? वो आकृति बहुत ही तेजी से उसी की तरफ आ रही थी और वो आकृति उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। एक पल को उसके चेहरे का रंग सा उड़ गया। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी और आंखें फटी रह गईं। वो बहुत ही भयानक प्राणी था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर अवंतिका के पिता का मुंह नोच लिया। उसकी दोनों आंखें फूट गईं और होठ भी बुरी तरह फट गया। अरे, ये आवाज किसकी है? उसकी आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी अवंतिका और उसकी मां छत पर पहुंचे। पिताजी, ये किसने किया? पता नहीं क्या था वो। बहुत भयानक और खूंखार था। उसका बहुत खून बह रहा था। गांव के लोग उसको जीप में डालकर हॉस्पिटल लेकर गए और उसे भर्ती कराया। कुछ देर बाद वहां पुलिस पहुंची। हाँ, बोलो भाई, कैसे मुंह नोचवा बैठे? इंस्पेक्टर साहब, मैं छत पर सो रहा था। अचानक एक बेहद भयानक उड़ने वाला प्राणी वहां आया और उसने मेरा मुंह बुरी तरह नोच लिया। अरे कौन है भाई जो उड़कर लोगों पर हमले कर रहा है? इस महीने का यह दूसरा मुंह नोचने वाला केस है। कौन है यह मुंह नोचवा? और अगर यह सच में उड़ना जानता है तो पुलिस इसको कैसे पकड़ेगी? अवंतिका के पिता को ठीक होने में काफी दिन लगे। एक शाम उसकी मां किचन में खाना बना रही थी। तभी खिड़की पर किसी की परछाई नजर आई। अरे कौन है बाहर? तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उसने देखा कि सामने मुंह नोचवा खड़ा हुआ था। उसने अवंतिका की मां पर भी हमला कर दिया और उसको बुरी तरह घायल करके उड़ गया।
अवंतिका के माँ और बाप दोनों अब पलंग पर आ चुके थे। उसने अब मोहित को कॉल कर दिया। हेलो मोहित। बोलो, अब क्या बात है? तुमको तो अब समझ में आ गया है ना कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। क्या अब और भी कुछ बोलना बाकी है? मोहित गुस्सा मत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अभी तक मैंने जो किया उसमें मेरी गलती है। तुमने मुझे जिंदगी की हर एक खुशी दी है, फिर भी मैं तुमको छोड़कर आ गई। उसकी मुझे बहुत बड़ी सजा मिल रही है। अवंतिका ने मोहित को सब कुछ बताया तो उसे बहुत अफसोस हुआ। अवंतिका, अपने आप को अकेला मत समझो, मैं आज ही वहां आ रहा हूँ। मोहित उसी समय अवंतिका के गांव के लिए निकल गया और 4 घंटों के सफर के बाद जब वो वहां पहुंचा तो अवंतिका ने उसे कस कर गले लगा लिया। मोहित ने चैन की सांस ली और शुक्र अदा किया भगवान का, जिसने इतने दिनों बाद अवंतिका को उसकी गलती का एहसास कराया और इन दोनों को आपस में मिलाया। एक लड़की एक बूढ़े आदमी के साथ जंगल की तरफ कदम बढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर अजीब तरह का डर था और वो बूढ़ा भी कुछ परेशानी में लग रहा था। वो दोनों जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे रुके और उसके बाद अचानक उस बूढ़े ने अपने झोले से चाबुक निकाला और उस लड़की को चाबुक से मारने लगा। वो लड़की चीखती चिल्लाती और उस बूढ़े की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर भी वो घिन घिन कर उस लड़की को कोड़े लगा रहा था। उसी समय गांव का एक आदमी मंगरू भी वहां से गुजर रहा था। अरे ये क्या चल रहा है भाई? उसने मोबाइल निकालकर उसी समय उसकी वीडियो बना ली। इस गांव से 200 किलोमीटर दूर मोदी नगर जिले में एक औरत अपने घर की छत पर सो रही थी। तभी उस पर मून नोचुआ का हमला हुआ। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के हर शहर में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही थी। अब लोगों ने रात में निकलना तक बंद कर दिया था और घर की छत पर या आंगन में न सोकर सभी अपने कमरों में ही सोया करते थे। लेकिन फिर भी मुनोचवा के हमलों का कोई अंत नहीं हो रहा था। इससे परेशान होकर पुलिस कमिश्नर ने एक मीटिंग रखी। पूरे राज्य में अजीब सा कोहराम मचा हुआ है। मुनोचवा ने तो डर का माहौल ऐसा पैदा कर दिया है जिससे लग रहा है कि पुलिस प्रशासन बस हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सभी लोग आपस में मुनोचवा के बारे में बातें करने लगे, लेकिन किसी से कोई हल न निकला। ऐसे में इंस्पेक्टर करण अपनी कुर्सी से उठा। कमिश्नर साहब, अगर वो कोई जानवर है तो उसकी सीमा एक शहर या गांव तक ही सीमित होनी चाहिए थी, और कुछ लोगों को उसने घर के अंदर घुसकर भी हमला किया है और वो अलग अलग शहरों में अलग अलग घरों में लोगों पर हमले कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसका कोई ना कोई मकसद है। वो किसी की जान नहीं ले रहा, सिर्फ हमले कर रहा है। बात तो तुम्हारी सही है इंस्पेक्टर करण, लेकिन जो हवा में उड़ता हो उसको पकड़ना या उसके बारे में बात करना हमें बहुत मुश्किल लग रहा है। लगता तो मुझे भी मुश्किल ही है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। इंस्पेक्टर करण जी जान से इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग गया। वो हर एक शहर गया जहां मुनोचवा की वारदातें हुई थी और फिर कमिश्नर से आकर मिला। सर, मुझे इस केस में एक चीज कॉमन नजर आई है। कौन सी चीज इंस्पेक्टर करण? मुनोचवा का शिकार होने वाली पहली औरत मालती, वो अपने पति से रोजाना लड़ा करती थी और उसको धोखा दे रही थी। दूसरा और तीसरा हमला अवंतिका की मां पर हुआ सर, और बाप पर भी। और मैंने पता किया कि अवंतिका के माँ बाप उसे उसके पति के खिलाफ भड़का रहे थे। वो अवंतिका से कह रहे थे कि उसे अपने पति को छोड़ देना चाहिए, जबकि उसका पति मोहित उसे बहुत प्यार करता था सर। हे भगवान, इसका मतलब साफ है सर। वो जो कोई भी है वो सिर्फ उन्हीं लोगों पर हमला करता है जो एक शादीशुदा मर्द को परेशान कर रहे हैं, या फिर वो माँ बाप जो अपनी बेटियों को ये सीख दे रहे हैं कि अपने पति को या तो डरा धमका कर रखो, उनकी इज्जत नहीं करो, और अगर वो उसके खिलाफ कुछ भी कहें तो उनको तलाक दे दो। तुमने तो वाकई में काफी अहम कड़ी का पता लगाया है, लेकिन फिर भी सवाल तो अब भी वहीं खड़ा होता है कि हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं। ये तो तभी होगा सर जब हमें ये पता लगेगा कि वो है कौन और वह ऐसा क्यों कर रहा है।
अगली शाम मंगरू थाने में आया। अरे मंगरू तुम? हाँ साहब, मैंने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा है, ये देखिए। कमिश्नर और करण ने वो वीडियो देखी। ये जहाँ की वीडियो है, आज रात तुम मुझे वहाँ लेकर चलना। करण मंगरू के साथ उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। और दोनों छिपकर वहां बैठ गए। रात के 12 बजे के समय वो लड़की और वो बूढ़ा वहां पर आए और वो हर बार की तरह इस बार भी बूढ़ा लड़की को कोड़े लगाने लगा। ये सब क्या चल रहा है? हाँ? इंस्पेक्टर करण को देखकर वो दोनों ही डर गए। पुलिस, आप दोनों अभी मेरे साथ थाने चलो। इंस्पेक्टर करण उन दोनों को थाने ले आया। पूछताछ करने पर पता चला कि वो दोनों बाप बेटी है और उस लड़की का नाम मोहिनी है। अगर ये तुम्हारी बेटी है तो तुम वहां जंगल ले जाकर क्यों इस पर अत्याचार करते हो? ये सुनकर उन्होंने एक दूसरे का मुंह देखा और फिर मोहिनी ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। प्रथमेश और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसका ट्रेडिंग का बिजनेस था और उसको काफी अच्छी इनकम होती थी। मोहिनी, तुम्हारे पिता मुझे क्यों पसंद नहीं करते? मेरी अच्छी इनकम है और मैं और मेरे परिवार में सभी अच्छे से रहते हैं। और तुम भी तो जानती हो, मैंने आज तक तुमको किसी चीज की कमी नहीं होने दी है और आगे भी नहीं होने दूंगा। प्रथमेश, पिताजी ये चाहते हैं कि तुम अपना घर कर लो। हाँ तो ठीक है, मुझे अगर वो 3 साल और दे देंगे तो मैं अपना घर भी ले लूंगा। अभी भी तो हम बड़े घर में ही रेंट पर रह रहे हैं ना। 3 साल? प्रथमेश, वो चाहे रुक सकते हो लेकिन मैं नहीं रुक सकती। मैं तुमसे शादी करूंगी और वो भी इसी साल में। मोहिनी ने प्रथमेश के साथ भागने का प्लान कर लिया था, इसलिए अब उसके माता पिता ने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया। उसकी शादी करा दी गई और अब मोहिनी खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। बहू, इस घर की खुशियाँ अब तुम्हारे हाथों में है। माँ जी, आप फिक्र न करें, मैं आप सभी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। शादी के बाद जब तक प्रथमेश मोहिनी को घुमाता फिराता रहा तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब मोहिनी के ऊपर घर की जिम्मेदारी आई तो उनके बीच झगड़े होने लगे। मेरे बस का नहीं है कि मैं पूरे घर का काम संभालूं। मैं अब तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह सकती। अब या तो तुम मेरे साथ रह लो या अपनी माँ के साथ। मोहिनी, तुम इस घर की बहू हो, अगर तुम काम नहीं करोगी तो कौन करेगा भला? ओहो, तो तुमको नौकरानी की जरूरत थी, इसलिए तुमने मुझसे शादी की? ये तुम क्या कह रही हो? तुम ही ने शादी से पहले मुझसे कहा था ना कि तुम घर में अच्छे से रहोगी और कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। वो सब मैंने बोला था ये सोचकर कि तुम मुझे समझोगे, लेकिन तुमको तो बस अपनी माँ और बहन नजर आ रही है। मैं अभी पिताजी को बताती हूँ। ये कहकर उसने अपने पिता को कॉल लगाया। बेटी, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लड़का तेरे लायक नहीं है, छोड़ दे उसको। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझसे गलती हो गई। अब मैं आपके पास आ रही हूँ। ये कहकर उसने अपना बैग पैक कर लिया और अपने पिता के घर चली गई। प्रथमेश की वो सारी बातें याद आती जो वादे मोहिनी ने उससे किए थे, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आ जाते। वो उसके घर उसे लेने के लिए भी पहुंचा। तू हमारी बेटी के लायक नहीं था, निकल जा यहाँ से। उसके पिता ने प्रथमेश की बहुत बेइज्जती की और मोहिनी इस पर बिल्कुल चुप रही। क्या हुआ? तू तो बहू को लेने गया था ना, वो तेरे साथ आई नहीं? माँ, उसके पिता ने मेरी बहुत बेइज्जती की और मुझे घर से भी निकाल दिया। गम इस बात का नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया, गम तो इस बात का है कि जो लड़की कहती थी कि वो हमेशा मेरा साथ देगी, अगर उसके पिता मुझे इज्जत नहीं देंगे तो वो उन्हें छोड़ देगी, उसी के सामने मुझे बेइज्जत किया जा रहा था और वो चुप थी। और अब भी ना उसकी कोई कॉल है ना कोई मैसेज। बेटा, मैं तो पहले ही कह रही थी, वो जो कुछ भी बोल रही है, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरी जिंदगी तो खराब हो गई, लेकिन अब मैं किसी और की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा।
ना ही ऐसी औरतों को सुकून से जीने दूंगा, और ना ही ऐसे माँ बाप को जो अपनी बेटी को बस यह सिखाते हैं कि अपने पति को बस पैर की जूती समझो। इसके बाद प्रथमेश ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। वो शैतान की उपासना करने लगा और उसने एक महान सिद्धि की शुरुआत की। 40 रातों तक उसने सिद्धि की और आखिरी रात उसने 10 चमगादड़ों की गर्दनें काटी और उनकी खून को एक प्याले में इकट्ठा किया। अब महामंत्र पढ़ने का समय आ गया है। उसने एक महामंत्र पढ़ा और फिर उस खून पर फूंका। उसके बाद उसने वो प्याला उठाया और एक ही सांस में सारा खून पी गया। उस रात वो फिर से मोहिनी के पास पहुंचा। मोहिनी, तुमको आज मेरे साथ चलना ही होगा। मैं नहीं आ सकती, तुम मेरे लायक बिल्कुल नहीं हो, समझे तुम? तभी प्रथमेश को गुस्सा आने लगा। यहाँ से दफा होता है कि नहीं? देखते ही देखते वो एक बहुत ही भयानक जीव में बदल गया और उसने मोहिनी का मुंह नोच लिया। उसके बाद वो वहाँ से उड़ गया, लेकिन वो हर रोज मुझ पर और पिताजी पर हमले कर रहा था। तब मैं एक तांत्रिक से मिली। वो तुझसे और तेरे पिता से नाराज है। अगर तू उससे छुटकारा चाहती है तो तुझे एक उपाय करना होगा। मैं तुझे एक मंत्र दूंगा। तुझे रोजाना रात के समय वो मंत्र पढ़ना होगा और अपने पिता से अपने शरीर पर 30 कोड़े लगवाने होंगे। जिस रात तू कोड़े खाएगी वो तुम दोनों पर हमला नहीं कर पाएगा, और ऐसा तुझको 70 रातों तक करना है। 70 रातें पूरी होने के बाद काली दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा और वो उस दुनिया में चला जाएगा। तुम उससे इतना प्यार करती थी, फिर तुम इतना कैसे बदल गई? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है इंस्पेक्टर साहब। काश मैं ठंडे दिमाग से काम लेती तो सब कुछ ठीक होता। वो आज भी मेरे साथ होता, मेरे पास होता। तो अब तुम्हारी कितनी रातें और रह गई हैं? बस 15 रातें और रह गई हैं। उसके बाद वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। करण ने यह खबर अब पूरे राज्य में फैलाने का काम शुरू कर दिया। इस खबर को अखबार और न्यूज चैनल और इंटरनेट के जरिए फैलाया गया। अब सभी लड़कियां अपने पति से झगड़ा करते हुए डर रही थी और सभी माँ बाप भी सुधर गए थे। अरे बेटी, तू इतनी रात में? हाँ पिताजी, ये मुझसे लड़ रहे थे, मैं यहाँ आ गई। अब मैं और उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। अरे बेटी, ऐसा नहीं करते। शादी के बाद वही तुम्हारा असली घर है, ये नहीं। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ही तो मुझसे कहते थे कि वो आदमी मेरे लिए सही नहीं है। बेटा, उसने तुझसे शादी की है, भला वो सही नहीं होगा तो और कौन होगा? अरे लेकिन कुछ नहीं। झगड़े तो तेरे पिताजी और मेरे बीच में भी होते हैं, तो क्या मैं तेरे पिता को छोड़कर चली जाऊंगी? इसी तरह से अब हर एक बीवी और उसके माता पिता सुधर गए थे, और जो नहीं सुधर रहे थे उनके ऊपर जानलेवा हमला होता और वो नुकसान उठाकर सुधर जाते थे। वैसे तो वो जो कोई भी है क्राइम कर रहा है, लेकिन अगर एक इंस्पेक्टर से हटकर सोचा जाए तो वो बिल्कुल सही भी कर रहा है। रोजाना कितनी ऐसी कंप्लेंट आती थी जिनमें पतियों पर इल्जाम लगाए जाते थे। हमें उन्हें जेल में डालना पड़ता था, लेकिन अब तो सभी खुश हैं और अच्छे से रह रहे हैं। इसी तरह 70वीं रात आई। मोहिनी के पिता उसको कोड़े लगा रहे थे। आसमान पर काले बादल छा गए। उसी समय वहाँ पर मोहनोचवा आया। नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा मोहिनी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी मैंने किया बहुत गलत किया, लेकिन अब तुम जो कर रहे हो वो भी सही नहीं है। नहीं। उसके पिता ने मोहिनी को 30 कोड़े लगाए। तभी आसमान से बिजली कड़की और मोहनोचवा को उठा ले गई। शुक्र है ऊपर वाले का। इंस्पेक्टर करण को इतना बड़ा केस सॉल्व करने के लिए इनाम दिया गया और अब राज्य में शांति भी हो गई। तभी एक दिन, अब देखना तुम, अब मैं अपना असली रूप दिखाऊंगी। तुम्हारा रक्षक मोहनोचवा जा चुका है। मीनाक्षी, झगड़ा मत करो। तुम बात बात पर मुझे छोड़ने की बात क्यों करती हो? मैं छोड़ कर रहूंगी। वो घर से निकली ही थी कि तभी मोहनोचवा उसके सामने आ गया। बहुत दिन हो गए,
सिर्फ छोटी सी नोकझोंक पर तुम वहां मायके जाके बैठी हो। अब तो आ जाओ। क्या अब भी तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? मोहित, मेरा गुस्सा तो उसी दिन ठंडा हो गया था, लेकिन जब मैंने मम्मी पापा को सब बताया तो उन्होंने मुझे समझाया। जो लड़का मुझे समझने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा, भला मैं उसके साथ क्यों रहूं? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमको समझने में कहाँ गलती कर दी? शादी के बाद से ही तुमको हर हफ्ते घूमना चाहिए था, मैंने वो भी किया। तुमको घर में मॉडर्न ड्रेस पहनकर रहना था, माँ बाबूजी से लड़कर मैंने तुमको वो भी करने दिया ना। और जो भी चीज तुमको पसंद होती थी मैं तुमको लाकर भी देता था।